हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएल साइंस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पादप प्रजनन के बारे में उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज की वीडियो में हम पादप प्रजनन का उपयोग और कुछ फसलों की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप प्रजनन का जो उपयोग होता है, इसका पहला उपयोग ही है अधिक पैदावार और रोग प्रतिरोधकता क्षमता। मतलब हम ऐसी वैरायटी को डेवलप कराते हैं जिसका प्रोडक्शन क्या होता है, अधिक होता है, अधिक प्रोडक्शन। और वो क्या होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस। ऐसी वैरायटी डेवलप कराते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है। भारत और जापान में जो धान की किस्में, ठीक है, जो भारत में है और जो जापान में है, उनके बीच क्रॉस कराया गया। ठीक है, क्रॉस का मतलब है उनमें रिप्रोडक्शन कराया गया है। ठीक है, दो वैरायटी के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो उससे जो वैरायटी बनी, इंडो जापानिया वैरायटी बनी। ठीक है, जूट की भी एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई जिसमें क्या था, फाइबर की मात्रा अधिक थी। यूएसए में गेहूं, कपास, मक्का, नींबू आदि की हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई जिसमें जो फलों का उत्पादन था, प्रोडक्शन था फ्रूट्स का, 85% क्या हो गई, उसमें बढ़ोतरी हुई। गेहूं में पक्सीनिया के कारण डिजीज़ होती है और अलसी में, जो अलसी का पौधा है, उसमें मेलमसोरा के कारण डिजीज़ होती है। तो ऐसी वैरायटी डेवलप कराई गई जो क्या थी, डिजीज़ रेजिस्टेंस थी। पूसा की सफल पूसा सावनी वैरायटी डेवलप गई, ठीक है, जिसमें जो क्या थी, वायरस रेजिस्टेंस वैरायटी थी पूसा की। टमाटर की ऐसी वैरायटी डेवलप करी गई, ठीक है, पूसा रवि वैरायटी के नाम है पूसा रवि वैरायटी। इसमें जो विटामिन सी है बहुत अधिक मात्रा में था। तो रेडियो एक्टिव विकिरण से गेहूं की सरबती सोनारा वैरायटी डेवलप की गई। तो जो पादप प्रजनन का उपयोग है, नॉर्मली जो है अधिक पैदावार, प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है और डिजीज़ रेजिस्टेंस, ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जिसमें जो क्या होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसमें। और हम ऐसी वैरायटी डेवलप कराते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे विटामिन सी हो गया, प्रोटीन हो गया, ऐसी वैरायटी डेवलप कराते हैं। अब हम कुछ फसलें और उनकी वैरायटी देखते हैं। तो सबसे पहला है गेहूं की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है सोनालिका। ठीक है, यह इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। कल्याण सोना एक वैरायटी है जो कि गेहूं की वैरायटी है। उसी टाइप से धान की वैरायटी है हमारी IR8, जया और रत्ना, जो नॉर्मली जिसको कहाँ ग्रो कराया जाता है, इंडिया में ग्रो कराया जाता है। गन्ने की वैरायटी है सेकेरम बारबेरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये भी इंडिया में ग्रो कराई जाती है। ज्वार की वैरायटी है कोबाल्ट 1 वैरायटी, इंडिया में ग्रो कराई जाती है। तो ये जितनी भी वैरायटी है ये हमारे NCERT में दी गई है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। गेहूं को हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा। जो 1960 से 2000 का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो वीट प्रोडक्शन है, ठीक है, इसके बीच में जो वीट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। वीट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हुआ है वीट का प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर हम राइस का प्रोडक्शन देखें तो वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो 35 मिलियन से इंक्रीज़ हुआ है 89.5 मिलियन। तो जो ये है प्रोडक्शन में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, किसके थ्रू, ये हुआ है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम जो हमारी फसलें हैं उनके प्रोडक्शन में क्या वृद्धि करा पा रहे हैं। ठीक है, और इनका जो इम्प्रूवमेंट का मेन रीज़न है वो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी। जो गेहूं और राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, उनके थ्रू जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप कराई गई और इन्हीं वैरायटी से इनका प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। एनी बोरलॉग ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर अ व्हीट मेज इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको में गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी का विकास किया है। और जो एनी बोरलॉग है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, नेशनल लेवल पे देखें तो है एनी बोल्डैंग। अगर हम इंडियन लेवल पे देखें तो MS स्वामीनाथन को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 1963 में सोनालिका कल्याण सोना वैरायटी डेवलप कराई गई। ये जो वैरायटी है वीट की है और इसका क्या है, हाई प्रोडक्शन है, ठीक है, और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है हमारी कल्याण सोना और सोनालिका। गेहूं की कुछ और वैरायटी देख लेते हैं। सोनारा 64, एर्ली, छोटी लार्मा, सफ़ेद लार्मा, सरबती लार्मा। तो ये है हमारी गेहूं की कुछ वैरायटी। राइस की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है डेवलप हुई है IR8 और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट। IR8 और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट वैरायटी के बीच क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की गई, ठीक है। तो जो IR8 है इसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में डेवलप कराया गया। और जो थाईचुंग नेटिव फर्स्ट है, ये वैरायटी है ताइवान की, ठीक है। तो जो राइस है उसकी कुछ वैरायटी है, जया होगी, रत्ना हो गई, ठीक है, जो इंडिया में नॉर्मली इनको ग्रो कराया जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के जो सबसे ज़्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन में शामिल थे इंडिया से MS स्वामीनाथन, और इन्होंने ही सबसे पहले सेमी ड्वार्फ वैरायटी इंडिया में ग्रो कराई थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन का इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है, और इन्हें इंडिया का क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं इंडिया लेवल पे। एक और है हमारा शुगर केन की दो वैरायटी है, सेकेरम बारबेरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। जो सेकेरम बारबेरी वैरायटी है यह नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराई जाती है, जबकि जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है इसको साउथ इंडिया में ग्रो कराते हैं। जो सेकेरम बारबेरी है इसमें क्या है, पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। इसमें जो शुगर कंटेंट है बहुत कम है गन्ने में, ठीक है। बात किसकी हो रही है, गन्ने की बात हो रही है। तो जो सेकेरम बारबेरी है उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है, जबकि जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है इसमें हाई शुगर कंटेंट है और थिक स्टेम है। इसका जो स्टेम होता है वो भी थिक होता है, ठीक है। बट इस वैरायटी जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है, इस वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कराया गया, इन दोनों वैरायटी के बीच क्रॉस कराया गया, दोनों वैरायटी के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। फिर जो हमारे पास वैरायटी डेवलप हुई, मतलब इन दोनों को मिलके जो वैरायटी बनी हमारे पास वो क्या थी, हाई शुगर कंटेंट एंड यील्ड, ठीक है। तो ऐसी वैरायटी डेवलप कराई गई जिसमें शुगर कंटेंट अधिक था और उसमें यील्ड भी अधिक थी, उसका स्टेम भी थिक था। बट ये जो वैरायटी है, ऐसी वैरायटी हमारे पास डेवलप कराई गई और इस वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो करा सकते थे। तो अब हमारे पास ऐसी वैरायटी डेवलप हो गई थी जिसे हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो करा सकते थे और उसका शुगर कंटेंट भी अधिक था। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी भी जेनेटिक वैरायटी को डेवलप कराने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।